हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि साइंस के क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में भी करवाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना और जो जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर बताना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन टू ग्रो मेज, यानी मक्का उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, ऑप्शन बी है लो टेम्परेचर यानी न्यून तापमान, और ऑप्शन सी है रेनफॉल यानी वर्षा, और ऑप्शन डी है हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मक्का है जो वो एक खरीफ फसल है और इस फसल को उगाने के लिए ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और हाई टेम्परेचर का होना बहुत ही आवश्यक है। 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेज़ को ग्रो करने के लिए। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो लो टेम्परेचर है ये इसकी इसेंशियल कंडीशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लो टेम्परेचर मेज को ग्रो करने की इसेंशियल कंडीशन नहीं है, बाकी तीनों के तीन इसकी इसेंशियल कंडीशंस हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड बाय द फार्मर टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड, यानी खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न में से कौन सा औजार उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हो यानी फावड़ा, ऑप्शन बी प्लफ यानी हल, ऑप्शन सी एक्स यानी कुल्हाड़ी, और ऑप्शन डी है कल्टीवेटर। तो इसका जल्दी से उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हु यानी फावड़ा। किसान है जो वो खेत में से वीड्स को रिमूव करने के लिए हो का इस्तेमाल करता है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो वो कुछ इस टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय डैश मेडिसिन्स, यानी परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव डैश औषधियों से मर जाते हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिरक्षी, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज यानी प्रतिजीवी, ऑप्शन सी पेन किलर यानी दर्दनाशक, और ऑप्शन डी है वैक्सीन्स यानी वैक्सीन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले आपको बताता हूं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स है जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस की जाती हैं और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जो इसका एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिरक्षी सही उत्तर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज डैश ने की। ऑप्शन ए लुइस पाश्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर। दोस्तों, इसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पेनिसिलिन है जो उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो ये चारों नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांस है। आपको पता होना चाहिए लुइस पाश्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन यानी किण्वन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया था उसकी खोज की थी। और जो ये एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये चारों के चार आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का पेनिसिलिन किसके द्वारा खोज की गई थी, जो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इसके द्वारा 1929 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, पोलीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग डैश, यानी पोलीकोट बनाने के लिए डैश
मिश्रित किए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता वो भी ऑप्शन देख के इसका आंसर बता सकता है। पॉलीकोट, पॉली यानी पॉलिएस्टर और कोट यानी कॉटन, तो पॉलिएस्टर एंड कॉटन इन दोनों को मिक्स करके पॉलीकोट ऑब्टेन किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड और ऑप्शन डी कॉपर ऑक्साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आप जानते ही हो कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, यानी नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। और आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो एसिड है। आपको पता है कि अधातु यानी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिड होते हैं, और इन चारों में से मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर ये सभी मेटल्स हैं, लेकिन सल्फर है जो वो नॉन मेटल है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और ये एसिड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग क्रैकर्स, यानी पटाखे बनाने में निम्न में से किसका अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी क्लोरीन। डायरेक्ट आंसर है दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए कॉपर, कॉपर है जो वो क्रैकर्स यानी पटाखे बनाने में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, नेप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी नेप्थलीन की गोलियां डैश से प्राप्त की जाती हैं। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी पैराफिन वैक्स, ऑप्शन सी कोल तार, ऑप्शन डी कोल गैस। दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल ही सही है। नेप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, नेप्थलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और एक बात और याद रखना, जो नेप्थलीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी एरोमेटिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ डैश, यानी कोयला डैश के अवशेषों से बनता है। ऑप्शन ए वेजिटेरियन ओनली, यानी केवल वनस्पति। ऑप्शन बी है बोथ वेजिटेरियन एंड एनिमल्स, यानी वनस्पति और जंतु दोनों से। ऑप्शन सी है एनिमल्स ओनली, यानी केवल जंतु। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ वेजिटेरियन एंड एनिमल्स, यानी वनस्पति और जंतु दोनों के अवशेषों से कोयला बनता है। आपको याद रखना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो एनिमल्स और वेजिटेरियन ये दोनों के अवशेष हैं, इनसे कोयला बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 है, व्हेन कोल इज बर्न्स इन एयर डैश गैस मेनली प्रोड्यूस्ड, यानी जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप बिना टाइम के बता सकते हो। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी CO और ऑप्शन डी है CO2। और आपको पता है जब कोयला यानी कोल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज डैश, यानी पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। ऑप्शन ए कार्बनाइजेशन यानी कार्बनीकरण, ऑप्शन बी रिफाइनिंग यानी परिष्करण, ऑप्शन सी डिस्टिलेशन यानी आसवन, ऑप्शन डी प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो पेट्रोलियम बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। तो जो पेट्रोलियम के जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनको सेपरेट करने की प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी रिफाइनिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हिंदी में बात करें तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे परिष्करण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी निम्न में से कौन सा एक क्षय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एयर यानी वायु, ऑप्शन सी सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी है फॉरेस्ट यानी जंगल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्षय या फिर अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो आने वाले कुछ सालों में, कुछ हजार या 100 सालों में खत्म हो जाएंगे। और इन एग्जॉस्टिबल यानी अक्षय या नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो अभी पूरी तरह से यूज़ नहीं हुए हैं, यानी बहुत ही अनलिमिटेड सप्लाई है और बहुत ही ज़्यादा समय तक वो चलते रहेंगे, हम इसका यूज़ करते रहेंगे। तो अगर आप देखो ऑक्सीजन, एयर और जो सनलाइट है ये इनएग्जॉस्टिबल है, लेकिन फॉरेस्ट यानी जो जंगल है वो एग्जॉस्टिबल प्राकृतिक संसाधन है यानी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है डैश अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं, यानी डैश इज मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी जूलॉजिकल गार्डन यानी प्राणी उद्यान, ऑप्शन सी बोटनिकल गार्डन यानी पादप उद्यान और ऑप्शन डी है डैम्स यानी बांध। दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं, यानी अपने नेचुरल हैबिटेट में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। तो ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरिंग ऑफ लार्ज पैट्स ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मे लीड टू डैश, यानी खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने से डैश हो सकता है। ऑप्शन ए सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, ऑप्शन बी सोइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी सोइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण और ऑप्शन डी सोइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों खेती करने के लिए अगर हम फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो इससे सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो वन होते हैं उनमें जो प्रेजेंट प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, उनकी रूट्स हैं जो वो सोइल को बांध कर रखती हैं। लेकिन प्लांट्स की एब्सेंस में मिट्टी का वितरण यानी सोइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनेक फैक्टर्स द्वारा होने लगता है, जिसे सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, यानी निम्न में से क्या पादप कोशिका में पाया जाता है और प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों
प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डैश, यानी गुणसूत्र डैश में होते हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लियस यानी केंद्रिका, ऑप्शन बी न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। दोस्तों जल्दी से सही उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो माफ कीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्रोमोसोम्स हैं जो गुणसूत्र वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं यानी केंद्रक में पाए जाते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारे प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओविपेरस, यानी निम्न में से कौन अंडप्रजक है। ऑप्शन ए ह्यूमन बीइंग यानी मानव, ऑप्शन बी डॉग यानी कुत्ता, ऑप्शन सी काऊ यानी गाय और ऑप्शन डी हैन यानी मुर्गी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मुर्गी है जो वो अंडे देती है, लेकिन मानव, कुत्ता और गाय ये तीनों अंडे नहीं देते। तो हैन है जो वो ओविपेरस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है टू सेल्स दैट फ्यूज टू गिव जायगोट आर कॉल्ड डैश, यानी दो कोशिकाएं जो मिलकर युग्मज बनाती हैं डैश कहलाती हैं। ऑप्शन ए गैमेट्स यानी युग्मक, ऑप्शन बी एम्ब्रियो यानी गर्भ, ऑप्शन सी फीटस यानी भ्रूण और ऑप्शन डी ओवम यानी अंडाणु। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों दो सेल्स जो मिलकर जायगोट बनाते हैं उन्हें गैमेट्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गैमेट्स यानी युग्मक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश शुड बी प्रेजेंट इन द वाटर फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल्स, यानी टेडपोलों के कायांतरण के लिए डैश पानी में होना या होनी चाहिए। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर यानी गंधक और ऑप्शन डी है आयोडीन। दोस्तों जल्दी से उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों टेडपोल्स में मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण के लिए पानी में आयोडीन होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आयोडीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन द बॉडी कोजेज डैश, यानी थायरोक्सिन की कमी से शरीर में डैश होता है। ऑप्शन ए साल्ट इम्बैलेंस यानी लवण असंतुलन, ऑप्शन बी डायबिटीज़ यानी मधुमेह, ऑप्शन सी गोइटर यानी गोइटर, ऑप्शन डी ड्वार्फिज्म यानी बोनापन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है और थायराइड ग्लैंड आयोडीन पर डिपेंड करती है। जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ रुक जाती है, जिसके कारण थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है और शरीर में थायरोक्सिन की कमी से गोइटर रोग यानी इसे गैंगर रोग भी कहा जाता है, ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी गोइटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है वाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वी अप्लाई फोर्स ऑन डैश, यानी पृथ्वी पर चलते समय हम डैश पर बल लगाते हैं। ऑप्शन ए शूज यानी जूतों पर, ऑप्शन बी ग्राउंड यानी पृथ्वी पर, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्व और ऑप्शन डी फ्रिक्शन यानी घर्षण या जड़त्व। तो
जल्दी से बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों जब हम ग्राउंड पर पैर रखते हैं तो इस कंडीशन में हम ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उतना ही बल ग्राउंड है जो हमारे पैर पर लगाता है, जिससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं, यानी ग्राउंड पर बल लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ग्राउंड या पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन प्रिपेयरिंग ए चपाती फ्रॉम डफ डैश फोर्स इज अप्लाइड, यानी गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में डैश बल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए मस्कुलर यानी पेशीय बल, ऑप्शन बी फ्रिक्शन यानी घर्षण, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय बल। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में पेशीय बल का प्रयोग होता है, यानी जब हम डफ से चपाती बनाते हैं तो उस टाइम मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया जाता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोबिल ऑयल इज अप्लाइड ऑन आयरन शटर्स टू डैश फ्रिक्शन, यानी लोहे के शटर पर मोबिल तेल घर्षण को डैश के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए इंक्रीज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी डिक्रीज यानी घटाने के लिए, ऑप्शन सी रिमूव यानी समाप्त करने के लिए और ऑप्शन डी कीप सेम यानी उतना ही बनाए रखने के लिए। दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों लोहे के शटर पर मोबिल तेल घर्षण को कम करने यानी घटाने के लिए किया जाता है। मोबिल तेल लगाने के बाद शटर बहुत चिकना हो जाता है और हम आसानी से इसे डी शटर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो आयरन शटर्स होते हैं उस पर मोबिल ऑयल जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज यानी घटाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सरफेस ऑफ मोर्टर एंड पेसल यानी सिलबट्टा यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग इज एच्ड अगेन आफ्टर लॉन्ग यूज टू डैश फ्रिक्शन, यानी सिलबट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से निक्षारित घर्षण को डैश हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन ए कीप सेम यानी उतना बनाने, ऑप्शन बी रिमूव यानी समाप्त करने, ऑप्शन सी इंक्रीज यानी बढ़ाने, ऑप्शन डी डिक्रीज यानी घटाने। दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों सिलबट्टे को लंबे समय तक यूज़ करने से उसकी सरफेस की जो रफनेस होती है, खुरदरापन होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल भी कम हो जाता है और वह अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो अच्छे से काम करवाने के लिए उसकी एचिंग करना जरूरी होता है, उसको गोतना यानी उसको निक्षारित करना जरूरी होता है, उसकी सतह को, सरफेस को, तो ताकि घर्षण बल दोबारा से बढ़ जाए। तो सरफेस है जो मोटर एंड पेसल का जो कि ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है, उसे अगेन एंड अगेन एच्ड करना पड़ता है ताकि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाए और वो अच्छे से काम कर ले। तो ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ साउंड डैश ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों की या कंपनों का क्या चीज़ घटाना या बढ़ाना होगा। ऑप्शन ए है डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति घटानी होगी, ऑप्शन बी इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बढ़ानी होगी, ऑप्शन सी डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड यानी आयाम घटाना होगा और ऑप्शन डी है इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड यानी आयाम बढ़ाना होगा। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों साउंड की लाउडनेस इंक्रीज करने के लिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना पड़ता है और अगर हम एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देंगे
तो साउंड की लाउडनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड यानी आयाम बढ़ाना होगा, इसका राइट आंसर है। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी से आवाज़ है जो साउंड है वो तीखी हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कम करने से आवाज़ कम तीखी हो जाएगी यानी मोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी लिसन टू द साउंड ऑफ लाइटनिंग 10 सेकेंड्स आफ्टर ऑब्जर्विंग इट, हाउ फार आर वी फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटनिंग अकर्स। इसमें आपको हिंट दी गई है कि स्पीड ऑफ साउंड है जो 330 मीटर पर सेकंड लेनी है। अगर हिंदी में बात करें, यदि तड़ित की आवाज़ हमें तड़ित देखने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो हम तड़ित घटने से कितनी दूर हैं। ऑप्शन ए 825 मीटर, ऑप्शन बी 1650 मीटर, ऑप्शन सी 3300 मीटर और ऑप्शन डी है 330 मीटर। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आपको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, यानी टाइम और स्पीड दी हुई है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। और आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड में 330 और टाइम में हम 10 पुट कर देंगे तो 330 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 3300 मीटर। तो डिस्टेंस आ जाएगी 3300 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस डैश इफेक्ट, यानी विद्युत धारा डैश प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन ए ओनली थर्मल एंड केमिकल, यानी केवल तापीय व रासायनिक। ऑप्शन बी ओनली थर्मल एंड मैग्नेटिक, यानी केवल तापीय व चुंबकीय। ऑप्शन सी ओनली मैग्नेटिक एंड केमिकल, यानी केवल चुंबकीय व रासायनिक। और ऑप्शन डी है ऑल द 3 टाइप्स ऑफ, यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट है जो वो मैग्नेटिक, केमिकल और थर्मल तीनों जो इफेक्ट है, तीनों प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। बशर्ते होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से पास कर रहा है, यानी विद्युत धारा किस माध्यम से प्रवाहित हो रही है उस पर डिपेंड करता है। और ये तीनों इफेक्ट, तीनों प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट टेक प्लेस, यानी निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा। ऑप्शन ए टैप वाटर यानी टोंटी का पानी, ऑप्शन बी वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल, ऑप्शन सी विनेगर यानी सिरका और ऑप्शन डी है लेमन जूस यानी नींबू का रस। तो जल्दी बताइए दोस्तों कि किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं करती, यानी विद्युत का चालन नहीं होता इसमें से। तो ऑप्शन नंबर बी वेजिटेबल ऑयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स कैन कोज डैश, यानी पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण डैश उत्पन्न हो सकता है या हो सकती है। ऑप्शन ए है सुनामी, ऑप्शन बी है साइक्लोन्स यानी चक्रवात और ऑप्शन सी है अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, ऑप्शन डी है थंडरस्टॉर्म्स यानी तड़ित झंझा। दोस्तों इसके लिए भी आपको शायद टाइम की ज़रूरत नहीं है, कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी है वो राइट आंसर है, यानी भूकंप। मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट कैन कोज अर्थक्वेक, यानी भूकंप है जो वो होता है अर्थ की प्लेट की मूवमेंट के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डैश, यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह डैश कहलाती है। ऑप्शन ए इनर कोर यानी आंतरिक करोड़, ऑप्शन बी क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी, ऑप्शन सी मेंटल यानी प्रावार, ऑप्शन डी आउटर कोर यानी बाह्य करोड़। दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब।
दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया होगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह जिसके ऊपर महाद्वीप और महासागर स्थित है, हम रहते हैं, उसे भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द प्लेनेट वीनस अपीयर्स इन द डैश स्काई बिफोर सनराइज, यानी शुक्र ग्रह सूर्य निकलने से पहले आकाश के डैश भाग में दिखलाई देता है। ऑप्शन ए ईस्टर्न, ऑप्शन बी वेस्टर्न, ऑप्शन सी नॉर्दर्न, ऑप्शन डी साउथर्न, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों शुक्र ग्रह है जो वो सूर्य निकलने से पहले आकाश के पूर्वी भाग यानी ईस्टर्न साइड दिखाई देता है और शाम को पश्चिमी भाग यानी वेस्टर्न साइड दिखाई देता है। इसीलिए इसे भोर का तारा और साय का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है हरी सा फुल मून ऑन ए पार्टिकुलर डे आफ्टर डैश डेज ही विल बी एबल टू सी फुल मून अगेन, यानी हरी ने एक विशेष दिन पूर्ण चंद्र देखा तो डैश दिन पश्चात वह फिर से पूर्ण चंद्र देख पाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कि आज हम कोई पूर्ण चंद्रमा यानी कि पूर्णिमा होगी अगर आज, तो 30 दिन के बाद दोबारा पूर्णिमा आएगी, 30 दिन दोबारा हम पूरा चंद्र देख पाएंगे। और आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, यानी ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, यानी निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी वाटर वेपर यानी जल वाष्प। दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ये तीनों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाटर वेपर यानी जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसके अलावा ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाटर वेपर यानी जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 34 है द ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन इन जुलाई अगस्त इज कॉल्ड डैश, यानी जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण का अवसर डैश कहलाता है। ऑप्शन ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे यानी वन संरक्षण दिवस, ऑप्शन बी वन महोत्सव यानी वन महोत्सव, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ वीक यानी वन्य जीव सप्ताह, ऑप्शन डी है प्लांटेशन मंथ यानी वृक्षारोपण माह। दोस्तों ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर देने वाला है, इसमें टाइम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वन महोत्सव। दोस्तों जुलाई अगस्त में जो वृक्षारोपण का अवसर होता है उसे वन महोत्सव कहते हैं। जो जुलाई अगस्त में ट्री प्लांटेशन का ओकेजन होता है उसे वन महोत्सव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन है द एसिड रेन कंटेन्स डैश इन मोर क्वांटिटी, यानी अम्ल वर्षा में डैश अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी H2S। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में बताना है, और जो आंसर बताएगा मैं आपको बता दूंगा कि सही है या गलत है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।